बचपन से लेकर सिंहासन तक। सोचिए, एक आदर्श शासक को गढ़ने के लिए प्लेटो की 50 साल की एक महत्वाकांक्षी योजना। आइए इस असाधारण व्यवस्था के अंदर झांक कर देखें कि ये आखिर काम कैसे करती थी। प्लेटो के दर्शन का आधार एक बहुत ही शक्तिशाली विश्वास था कि एक आदर्श समाज कानूनों से नहीं बल्कि पूरी तरह से घड़े गए एकदम परफेक्ट व्यक्तियों से बनता है, और यही एक विचार उनकी पूरी शिक्षा प्रणाली की नींव है। जरा सोचकर देखिए कि एक आदर्श शासक को बिल्कुल शून्य से बनाना हो, शुरुआत कहाँ से होगी? प्लेटो के लिए इस विशाल प्रश्न का उत्तर उनकी विस्तृत और बहुत ही कठोर शिक्षा प्रणाली में छिपा था। एक ऐसा सिस्टम जो किसी भी व्यक्ति को राज्य की सेवा के लिए पूरी तरह से बदल सकता था। प्लेटो का पहला सिद्धांत ही अपने आप में क्रांतिकारी था। शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण चीज है कि इसे परिवारों पर नहीं छोड़ा जा सकता। इसे पूरी तरह से राज्य को कंट्रोल करना चाहिए, जिसका एकमात्र लक्ष्य नागरिकों को उनके जन्म से नहीं बल्कि उनकी प्राकृतिक क्षमताओं के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटना था। तो प्लेटो ने समाज को आत्मा के 3 हिस्सों के आधार पर बांटा। सबसे नीचे थे उत्पादक, जो अपनी इच्छाओं से चलते थे। बीच में थे सहायक या सैनिक, जो अपने उत्साह से प्रेरित थे, और सबसे ऊपर थे शासक, जो विवेक यानी तर्क से निर्देशित होते थे। और सबसे जरूरी बात यह थी कि इस प्रणाली में पुरुषों और महिलाओं को समान प्रशिक्षण दिया जाता था, ताकि हर भूमिका के लिए सबसे सही व्यक्ति की पहचान की जा सके। शिक्षा का पहला और सबसे लंबा चरण पूरे 14 साल तक चलता था। इसका मुख्य ध्यान ज्ञान से पहले चरित्र निर्माण पर था, एक ऐसा चरित्र जो सामंजस्यपूर्ण और संतुलित हो। शुरुआती शिक्षा 2 स्तंभों पर आधारित थी: आत्मा को आकार देने के लिए संगीत और कला, और शरीर को मजबूत बनाने के लिए व्यायाम। प्लेटो के लिए इन दोनों के बीच सही संतुलन बनाना ही परम लक्ष्य था। आत्मा का पाठ्यक्रम कला पर आधारित था, लेकिन एक बहुत ही विवादास्पद शर्त के साथ: जबरदस्त सेंसरशिप। युवाओं को नैतिक रूप से बिगड़ने से बचाने के लिए कला को शुद्ध किया जाना था। मतलब देवताओं को रोते हुए या कोई अनैतिक काम करते हुए दिखाने वाली कहानियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध था, ताकि युवाओं के मन में सिर्फ वीरता और सदाचार के आदर्श ही बने। शारीरिक प्रशिक्षण भी उतना ही कठोर था, जहां सॉस और मिठाइयों के लिए कोई जगह नहीं थी। और यहां प्लेटो का एक और क्रांतिकारी विचार सामने आता है: एक ऐसा समाज जहां बहुत सारे डॉक्टर हों, वो एक बीमार समाज है। उनके अनुसार चिकित्सा का उद्देश्य गंभीर चोटों का इलाज करना था, न कि खराब जीवन शैली के परिणामों को ठीक करते रहना। इस चरण का अंतिम लक्ष्य था एक आदर्श संतुलन बनाना। दुश्मनों के प्रति भयंकर लेकिन दोस्तों के प्रति कोमल, एक ऐसी आत्मा का निर्माण करना जो इतनी सुव्यवस्थित हो कि उसे बाहरी कानूनों की जरूरत ही न पड़े, क्योंकि उसका आंतरिक विवेक ही उसका मार्गदर्शन करता है। 20 साल की उम्र में अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण के बाद आता है पहला बड़ा फिल्टर। जो लोग यहां असफल होते हैं वे राज्य की मांसपेशियां यानी सहायक वर्ग बन जाते हैं, लेकिन जो कुछ चुनिंदा लोग पास होते हैं वे राज्य का दिमाग बनने की राह पर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं। बचे हुए कुछ चुनिंदा लोगों के लिए प्रशिक्षण का अगला दशक शुरू होता है, जहां ध्यान चरित्र से हटकर बुद्धि को तेज करने पर केंद्रित हो जाता है। पाठ्यक्रम में अंकगणित, ज्यामिति, खगोल विज्ञान और संगीत के सिद्धांत जैसे अमूर्त विज्ञान शामिल थे, लेकिन इनका उद्देश्य कोई व्यावहारिक कौशल सिखाना नहीं था, बल्कि मन को भौतिक दुनिया के भ्रम से परे ले जाकर शाश्वत सत्य को समझने के लिए प्रशिक्षित करना था। 30 साल की उम्र में एक और भी कठोर चयन प्रक्रिया होती है। ज्यादातर उम्मीदवार अब उच्च स्तरीय प्रशासक के रूप में अपनी यात्रा समाप्त करते हैं। सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही ज्ञान के अंतिम और सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़ने के लिए चुने जाते हैं। अब हम प्लेटोनिक शिक्षा के शिखर पर पहुंचते हैं। द्वंद्ववाद, या कहें तो शुद्ध दर्शन का 5 वर्षीय गहन अध्ययन। ये बौद्धिक प्रशिक्षण का उच्चतम स्तर था, जो सिर्फ और सिर्फ सर्वश्रेष्ठ लोगों के लिए आरक्षित था। तो द्वंद्ववाद है क्या? ये हर धारणा पर सवाल उठाने और इंद्रियों पर भरोसा किए बिना सीधे सत्य को समझने की क्षमता है। लेकिन प्लेटो ने इसे बहुत कम उम्र में सिखाने के खिलाफ चेतावनी दी थी। उन्हें डर था कि ये युवाओं को ऐसे विद्रोही बना देगा जो सिर्फ बहस करने के लिए तर्क करते हैं, ना कि शासन करने के लिए। और ठीक जब लगता है कि प्रशिक्षण अपने अंत पर है, कहानी में एक नाटकीय मोड़ आता है। यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा तो अभी शुरू होना बाकी है। यहां सबसे बड़ा मोड़ है, इन विद्वानों को उनकी किताबों से निकालकर वापस गुफा में यानी व्यावहारिक दुनिया की उथल पुथल में फेंक दिया जाता है। अगले 15 सालों तक उन्हें असली जीवन के प्रलोभनों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
ताकि ये परखा जा सके कि उनका चरित्र भ्रष्टाचार का सामना कर सकता है या नहीं। और इस आधी सदी की कठिन परीक्षा के बाद अंतिम परिणाम सामने आता है, दार्शनिक राजा का उदय। अंतिम परिणाम एक ऐसा शासक है जिसे हर तरह से परखा और सिद्ध किया जा चुका है। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, वे उस शक्ति को चाहते ही नहीं जो उन्हें दी जाती है, और यही अनिच्छा उनके कर्तव्य की पवित्रता को सुनिश्चित करती है। ये टाइमलाइन पूरी 50 साल की यात्रा को एक नज़र में समेटती है, जो प्लेटो की प्रणाली के विशाल पैमाने और प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये एक ऐसा जीवन काल है जो पूरी तरह से राज्य की सेवा के लिए समर्पित है, जहां व्यक्तिगत इच्छाओं का कोई स्थान नहीं है। तो इस प्रणाली के बारे में हम क्या कह सकते हैं? इसकी कुछ ताकतें हैं, जैसे कि महिलाओं के लिए समान अवसर का विचार, जो उस समय के लिए क्रांतिकारी था। लेकिन इसकी गंभीर कमियां भी हैं। यह अभिजात्यवादी है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कुचल देती है और व्यक्ति को राज्य के लिए सिर्फ एक साधन मानती है। क्या यह एक उचित सौदा है? और अंत में प्लेटो हमें एक ऐसे शाश्वत प्रश्न के साथ छोड़ जाते हैं जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। एक आदर्श समाज बनाने के लिए हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कितना बलिदान करने को तैयार हैं, और क्या यह कीमत चुकाने लायक है?